एक गांव में आकाश और विकास नाम के दो दोस्त रहते थे। आकाश गरीब था जबकि विकास अमीर था। कल यार पापा एक साइंस एग्जीबिशन में गए और दूरबीन खरीद लाए। बड़े लोग बड़ी बातें। अगर अच्छे दोस्त ना हो तो अमीरी में भी कोई सुख नहीं है। चल, मैंने कल लस्सी पिलाई थी, आज तू समोसे खिला। चलो बाजार चलते हैं। आकाश और विकास बाजार जाते हैं तो देखते हैं कि दुकान पर बहुत भीड़ लगी हुई है। दोनों दोस्त दुकान के पास जाते हैं। काका, दुकान पर इतनी भीड़ क्यों है? समोसे की नई दुकान खुली है। ऐसे बढ़िया समोसे हैं, एक बार खाओगे तो बार बार मांगोगे। ला पैसे दे, 2 समोसे खरीद लेता हूँ। नहीं, बस तू अपने लिए खरीद, मुझे खट्टी डकारें आ रही हैं। आकाश अपने लिए एक समोसा खरीद रहा होता है, तभी विकास की नजर समोसे बेचने वाले पर पड़ती है। विकास समोसे बेचने वाले को कुछ शक की निगाहों से देखता है। बड़ी मुश्किल से एक समोसा मिला है। वाह, ऐसा समोसा तो मैंने पहले कभी नहीं खाया। तुम भी खा कर देखो, एक बार खाओगे तो बार बार मांगोगे। इस दुकान का नाम देख लेता हूँ, कल फिर यहाँ आऊंगा। आकाश दुकान का नाम देखता है। दुकान का नाम होता है जादुई समोसे। तुमने एक बात नोट की क्या? हर कोई समोसे वाले के समोसे की तारीफ कर रहा है और कह रहा है एक बार खाओगे तो बार बार मांगोगे। मुझे तो जादुई समोसे में कुछ गड़बड़ लग रही है। उस समोसे वाले को देखकर भी मुझे शक हो रहा है। जासूसी नॉवेल पढ़ पढ़कर तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। चलो घर चलते हैं, अंधेरा हो गया है और बारिश भी आने वाली है। आकाश और विकास अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन आकाश जब सोकर उठता है तो उठते ही उसे जादुई समोसे वाली दुकान के समोसे खाने का मन करने लगता है। आकाश का चारपाई बुनने का खानदानी काम था। बेटा, रामपाल अपनी खटिया दे गए हैं, सादा बुनाई डालनी है उसमें। जी पिताजी। आकाश खटिया बुनने बैठता है लेकिन अपने काम में बिल्कुल ध्यान ही नहीं लगा पाता। पिताजी, मैं समोसे खाने जा रहा हूँ, अभी आता हूँ। 2-3 दिन तो आकाश के पिताजी ने आकाश से कुछ नहीं कहा, लेकिन फिर एक दिन आकाश जब सुबह सुबह समोसे खाने जाने लगा तो पिताजी ने उसे टोक दिया। ये रोज रोज क्या समोसे खाता रहता है? पेट खराब कर लिया है तूने समोसे खाकर अपना। पहले तो तूने इतने समोसे कभी नहीं खाए, लेकिन पिछले 2-3 दिनों से तो तूने हद कर रखी है। आज मैं तुझे नहीं जाने दूंगा। लेकिन पिताजी, मैं बिना समोसे खाए नहीं रह पाऊंगा। आकाश के पिताजी ने आकाश का हाथ पकड़ लिया, लेकिन आकाश फिर भी नहीं रुका। गांव वालों, मेरा लड़का पागल हो गया है, जरा इसे रोकने में मेरी मदद करो। आकाश के पिताजी आकाश को पकड़ते हैं। पिताजी को एक आदमी पकड़ता है, उस आदमी को दूसरा आदमी पकड़ता है, दूसरे को तीसरा, तीसरे को चौथा। इस तरह पूरी एक चेन बन जाती है। आकाश अपने पिताजी से हाथ छुड़ा लेता है, पूरी चेन एकदम से गिरती है। आकाश उस दिन भी जाकर समोसे खाता है। अगले दिन आकाश के पिताजी विकास के घर जाते हैं। विकास बेटा, पता नहीं आकाश को क्या हो गया है। बाजार में जादुई समोसे नाम की जो नई दुकान खुली है, बार बार उसी दुकान के समोसे खाने जाता है। आप चिंता ना करें अंकल जी, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। उस दिन जब रात को जादुई समोसे की दुकान का मालिक दुकान बंद करके अपने घर की ओर लौट रहा था तो विकास ने दूरबीन से उसे देखा। विकास दुकान के मालिक का पीछा करता है। बहुत जल्द पूरे गांव को हमारे समोसे की लत लग जाएगी, तब हम बहुत अमीर हो जाएंगे। गांव वाले मूर्ख, जानते ही नहीं कि तुम एक केमिस्ट हो और समोसों में नशीला पदार्थ मिलाते हो और फिर लोगों को समोसे की लत पड़ जाती है। हल्के बोल, किसी ने सुन लिया तो मारे जाएंगे। विकास सारी बातें सुन लेता है। अगले दिन विकास कुछ गांव वालों के साथ जादुई समोसे वाली दुकान पर पहुंचता है। क्या बात है, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? ये हम तुम्हें बाद में बताएंगे। मुखिया चाचा, पहले तुम समोसे खाओ।
मुखिया चाचा समोसे खाते हैं। अब मेरा और समोसे खाने का मन कर रहा है। सच बताओ, तुम अपने समोसे में क्या मिलाते हो? आलू और मसालों के अलावा मैं कुछ भी नहीं मिलाता अपने समोसे में। सच बोल दो वरना मैं अभी पुलिस को बुला लूंगा। पुलिस का नाम सुनते ही दुकान का मालिक डर जाता है और सब कुछ कबूल कर लेता है। मुझे माफ कर दो। अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए मैं समोसों में नशीला पदार्थ मिलाता था ताकि लोगों को समोसे की लत लग जाए और वो बार बार मेरी दुकान पर समोसे खाने आए। विकास तुरंत पुलिस को फोन लगाता है। पुलिस आकर केमिस्ट को गिरफ्तार करती है। इसीलिए मैं तुमसे कहा करता था कि बाहर की चीजें ज्यादा नहीं खानी चाहिए। माँ चिंता मत करो, मैं अभी किसी को मदद के लिए बुला कर लाती हूँ। दीपू तू 5 मिनट माँ के पास ही बैठ। हाँ दीदी ठीक है। सरिता भागती हुई पड़ोस के विक्रम के घर जाती है और जोर से दरवाजा खटखटाती है। विक्रम अंकल दरवाजा खोलो प्लीज। विक्रम अंकल दरवाजा खोलो प्लीज। विक्रम अंकल। 2 मिनट बाद विक्रम दरवाजा खोलता है। अंकल मम्मी अचानक से बेहोश हो गई है, प्लीज आप चलकर मदद करो। विक्रम और सरिता दौड़ते हुए सरिता के घर पहुंचते हैं। सरिता की मम्मी अभी भी बेहोश होती है और सरिता का छोटा भाई दीपू रोते हुए उसके सिर को सहला रहा होता है। विक्रम जल्दी से एम्बुलेंस बुलाता है और फिर सब लोग हॉस्पिटल पहुंचते हैं। वहां सरिता की मम्मी एडमिट हो जाती हैं। सरिता एक बेंच पर बैठी होती है, तभी उसके बगल में विक्रम आकर बैठता है। सरिता तुम ठीक तो हो ना? अंकल मम्मी को ठीक होने में कितना समय लग जाएगा? डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हारी मम्मी को दिल का दौरा पड़ा है, उसके दिल का ऑपरेशन करना पड़ेगा और 1 महीने तक एडमिट करके रखना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे अंकल? मैं तुम्हारी पूरी मदद करने की कोशिश करूंगा, पर ऑपरेशन बहुत महंगा है और इतने पैसे तो मेरे पास भी नहीं है। डॉक्टर आज ही पैसे जमा करने को बोल रहा है, वरना वो इलाज शुरू नहीं करेगा। पर हम पैसे कहाँ से लाएंगे? सरिता और विक्रम मिलकर भी ऑपरेशन के लिए पैसे नहीं जमा कर पाते हैं और डॉक्टर सरिता की मम्मी का इलाज नहीं करता है। सरिता की मम्मी घर पर आ जाती है, पर अगले ही दिन उन्हें फिर से दिल का दौरा पड़ता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। सरिता अब इस दुनिया में अकेली हो जाती है और उसके ऊपर एक छोटे भाई दीपू की जिम्मेदारी भी होती है। वह नदी के किनारे बैठकर अपने परिवार के बारे में सोच रही होती है। समय कैसा खेल खेलता है। 1 साल पहले हमारा हंसता खेलता परिवार था, कितने खुश थे हम। पापा रात को ऑफिस से आते थे, हमारे लिए खिलौने लाते थे और माँ स्वादिष्ट खाना बनाकर रखती थी। मैं और दीपू खूब लड़ाई करते थे और वो हमें डांटती थी। हम सब मिलकर खाते हंसते और घूमने जाते थे। मेरे पापा की मैं लाडली थी, पर उस रात सब बदल गया जब पापा की सड़क हादसे में मृत्यु हो गई। अब इस दुनिया में मेरा दीपू के सिवा कौन है? पर मुझे हिम्मत बांधनी होगी और दीपू के लिए जीना होगा। हमारे पास तो बस अब हमारे माता पिता का घर ही बचा है। सरिता अपने घर पहुंचती है तो वहां देखती है कि दीपू घर के बाहर खड़ा रो रहा होता है। क्या हुआ दीपू? विक्रम अंकल कहाँ है? वो तो तेरी देखभाल कर रहे थे ना? तभी विक्रम घर के अंदर से कुछ पेपर्स लेकर आता है और उसे सरिता को पकड़ाता है। ये लो तुम्हारे घर के कागजात, यह घर अब मेरा है और तुम दोनों यहाँ नहीं रह सकते। चलो अपना बोरिया बिस्तर बांध लो और यहाँ से निकल जाओ। सरिता को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। वह विक्रम अंकल पर विश्वास करती थी, पर उनकी मजबूरी का फायदा उठाकर विक्रम ने सरिता के घर को अपने नाम कर लिया था। सरिता और दीपू अब बेघर हो चुके थे। सरिता के पास कोई चारा नहीं था, वो अकेले लड़ भी नहीं सकती थी। वो दीपू को लेकर सड़क के किनारे बैठ जाती है। दीदी मम्मी पापा कहाँ चले गए हैं? वो हमें लेने क्यों नहीं आते? वो हमें खाना क्यों नहीं देते? दीदी मुझे बहुत भूख लग रही है। तुम चिंता मत करो दीपू, मम्मी पापा कहीं नहीं गए हैं। वह हमेशा हमारे साथ हैं और हमें देख रहे हैं, बस हमारे पास नहीं आ सकते। पर मैं हूँ तुम्हारे पास और हमेशा रहूंगी। अभी तुम सो जाओ, कल मैं तुम्हें पक्का कुछ अच्छा खिलाऊंगी।
सरिता दीपू को बड़ी मुश्किल से सुलाती है। उसके बाद वो आसपास के होटल में खाना मांगने के लिए जाती है। सारे होटल वाले उसे भगा देते हैं। फिर वो रामधारी के होटल पर पहुंचती है। अंकल, 2 दिन से कुछ नहीं खाया है, प्लीज कुछ खाने को दे दो, प्लीज अंकल। ना जाने कहां कहां से आ जाते हैं रोज। जाओ यहाँ से, हमारे पास फ्री फुकट का खाना देने के लिए नहीं है, भिखारी लड़की कहीं की। तभी ये सारी बातें उस होटल का मालिक रामधारी सुन लेता है और वो आकर सरिता से पूछता है, क्या हुआ बच्ची, इतनी रात गए यहाँ क्या कर रही हो? मैं और मेरा भाई 2 दिन से भूखे हैं, प्लीज कुछ खाने को दे दो। ठीक है, अभी देता हूँ। तुम्हें शर्म नहीं आती किसी भूखे को ऐसे भगाते हुए? जाओ, जाकर उनके लिए खाना लेकर आओ। तुम बताओ लड़की, तुम्हारे साथ क्या हुआ है? सरिता रामधारी को अपनी पूरी कहानी बताती है। सरिता की कहानी सुनकर रामधारी को बहुत दया आती है। वो कहता है, बताओ मैं तुम्हारी और कैसे मदद कर सकता हूँ? मैं खुद से पैसे कमाना चाहती हूँ। मेरी माँ ने मुझे बहुत अच्छे छोले कुलचे बनाने सिखाए हैं। मैं उसी को बनाकर बेचकर पैसा कमाना चाहती हूँ, पर मेरे पास ये काम शुरू करने के लिए पैसे नहीं हैं। अगर आप मेरी इसमें सहायता कर पाए तो मैं आपका एहसान जीवन भर नहीं भूलूंगी। रामधारी सरिता को कुछ पैसे लाकर देता है और फिर कहता है, तुम्हारी हिम्मत बहुत कमाल की है। तुम कभी भी अपनी जिंदगी में हार नहीं मानती हो। अपने माँ बाप को खोने और अपने पड़ोसी से धोखा खाने के बाद भी तुम खुद से अपना काम शुरू करना चाहती हो। मैं तुम्हारा पूरा सपोर्ट करूंगा। मैं ये सब अपने भाई दीपू के लिए कर रही हूँ। अगर वह नहीं होता तो मैं आज अपना जीवन का त्याग कर चुकी होती। मैं आपसे एक और चीज मांगना चाहती हूँ। हाँ, कहो। मैंने होटल के बाहर एक पुरानी साइकिल रखी देखी थी, क्या मैं उसे भी ले सकती हूँ? मैं उस पर ही अपने छोले कुलचे का बिजनेस करूँगी। ठीक है, मैं उसे रिपेयर करा के तुम्हें कल सुबह दे दूंगा। इस तरह रामधारी की मदद से सरिता छोले कुलचे बनाना शुरू करती है और उसे साइकिल पर बेचना शुरू करती है। वो अपने छोले कुलचे का नाम रामधारी छोले कुलचे रखती है और उसके छोले कुलचे बहुत स्वादिष्ट होते हैं और उसे खाने के लिए बहुत से लोग सरिता को अपने घर बुलाते हैं। रामधारी सरिता को तरक्की करते हुए देखकर बहुत खुश होता है और उसे सरिता पर बहुत गर्व होता है। सरिता रामधारी को अपने बड़े भाई की तरह इज्जत करती है और धीरे धीरे उसके सारे पैसे चुका देती है। सरिता जितने पैसे कमाती है उसमें दीपू को भी एक अच्छे स्कूल में भेजती है और उसे खूब पढ़ाती है। सरिता 28 साल तक साइकिल पर छोले कुलचे बेचती है और उसका भाई दीपू पढ़ लिख कर एक बहुत बड़ा ऑफिसर बन जाता है। दीपू सरिता को अपनी माँ के समान मानता है और अपनी सारी सफलता का श्रेय सरिता को देता है। दीपू के ऑफिसर बनने के बाद भी सरिता छोले कुलचे बेचना नहीं छोड़ती, क्योंकि इसी वजह से वो अपने पैरों पर खड़ी हो पाई थी। वो पूरे शहर में साइकिल पर रामधारी छोले कुलचे बेचने के नाम से मशहूर होती है और दूसरे शहर के लोग सरिता के छोले कुलचे खाने के लिए आते रहते हैं। एक गांव में सोनम नाम की एक लड़की अस्पताल के बाहर छोले बेचा करती थी। गर्मा गर्म छोले ले लो, चना जोर गरम बाबू, मैं लाई मजेदार चना जोर गरम, इसमें डाला है बढ़िया मसाला, इसे खाएगा दिल वाला, ले लो चना जोर गरम। सोनम के छोले खूब बिका करते थे। अस्पताल के मरीज जब ठीक होकर बाहर आते तो वे एक बार सोनम के छोले जरूर खाते। अस्पताल के बाहर पिंकी नाम की एक पापड़ बेचने वाली भी आती थी। पिंकी के पापड़ कम बिका करते थे, इसलिए वह सोनम से बहुत चिढ़ती थी। गर्मा गर्म छोले, सड़े बुरे छोले, पता नहीं कितने दिन पुराने बासी छोले उठा लाती है ये सोनम सड़ेलिया। मेरे छोले तेरे गंदे सड़े पापड़ों से तो अच्छे ही हैं। सच बता, कितने दिनों से नहाई नहीं है? सोनम शाम को घर लौटकर अपनी बूढ़ी बीमार माँ की सेवा किया करती थी।
और उसे दिन भर की बातें भी सुनाती। अम्मा, आज एक अमीर ग्राहक ने मुझे 100 रुपए की टिप दी। ये क्या होता है? जब कोई खुश होकर कुछ एक्स्ट्रा पैसे देता है तो उसे ही टिप कहते हैं। बेटी, तू अपनी शादी के लिए कोई लड़का ढूंढ ले। मैं तो कहीं उठकर जा भी नहीं सकती। पहले तुम पूरी तरह स्वस्थ तो हो जाओ, तब मैं अपनी शादी कर लूंगी। सोनम की माँ का स्वास्थ्य दिन पर दिन बिगड़ता गया। एक दिन उसे अपनी माँ को लेकर अस्पताल जाना पड़ा। पिंकी यह देखकर बहुत खुश हुई। सोनम की अम्मा अस्पताल में है, वो अब छोले बेचने नहीं आ पाएगी। तब तक मैं छोले का धंधा जमा लेती हूँ, ऐसा बढ़िया मौका फिर नहीं मिलेगा। पिंकी ने पापड़ बेचना छोड़ दिया और छोले बेचने लगी। लेकिन पिंकी के छोले का स्वाद लोगों को पसंद नहीं आया और पापड़ की तरह उसके छोले भी बहुत कम बिके। उधर सोनम की माँ की तबीयत ठीक हो गई और वह दोबारा छोले बेचने आ गई। सोनम के वापस आते ही उसके पास ग्राहकों की भीड़ लग गई। मैंने छोले बेचे तो किसी को पसंद नहीं आए, और इस सड़ेलिया के छोले देखो, लोग कैसे लपालप खा रहे हैं। इसे और इसके ग्राहकों को मजा चखाना पड़ेगा। पिंकी चुपके चुपके सोनम पर नजर रखने लगी। एक दिन जब सोनम अपनी छोले की टोकरी बाहर रखकर टॉयलेट के लिए अंदर गई तो पिंकी ने उसके छोलों में खुजली की दवा मिला दी। उस शाम जिसने भी छोले खाए वह खुजली से परेशान हो गया। इस लड़की के छोले खाने से खुजली हो रही है, भगाओ इसे यहाँ से। लोग सोनम को अस्पताल के बाहर से भगा देते हैं। पिंकी यह सब देखकर बहुत खुश होती है। अब आया ना मजा। सोनम वीरपुर जाने वाली सड़क किनारे बैठकर रोने लगी। अब मैं अपनी माँ का इलाज कैसे कराऊंगी? सोनम के पास एक बुढ़िया खाना मांगने आई। बेटी, अपनी टोकरी से कुछ छोले मुझे दे दो, बहुत भूख लगी है। अम्मा, ये छोले मत खाओ, इनमें किसी ने कुछ मिला दिया है। मेरे पास 100 रुपए हैं, चाहो तो ये ले जाओ, कहीं से खाना खरीद कर खा लेना। सोनम ने बूढ़ी औरत को अपना 100 का नोट दे दिया। बूढ़ी औरत ने छोलों के ऊपर अपना हाथ किया, कुछ प्रकाश हुआ, फिर वह बूढ़ी औरत चली गई। सोनम खुजली वाले छोले लेकर घर पहुंची। उसने सारी बात अपनी माँ को बताई। ला, एक चम्मच छोले मैं खाकर देखती हूँ, पता लग जाएगा कि इससे खुजली हो रही है या नहीं। माँ ने एक चम्मच छोले खाए। छोले खाते ही सोनम की माँ एकदम स्वस्थ हो गई। बेटी, मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ और मुझे कहीं खुजली भी नहीं हो रही है। लगता है तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हो गई होगी। तुम इन्हीं छोलों को कल दोबारा बेचने जाना। सोनम अगले दिन ही छोले लेकर अस्पताल के बाहर पहुंची। अस्पताल के बाहर ये बात फैल गई कि एक लड़की जादुई छोले बेच रही है, जिसके छोले खाने से कोई भी बीमारी ठीक हो जा रही है। सोनम के पास रोगियों की भीड़ उमड़ने लगी। लोगों ने उसे 2 गुने 3 गुने पैसे दिए और छोले खाए और सभी स्वस्थ होकर अपने घर लौट गए। पिंकी को भी यह बात पता लगी। जादुई छोले, ये क्या पागलपन है? जरा मैं भी तो खाकर देखूं। पिंकी ने भी सोनम के छोले खरीदे। जैसे ही उसने छोले खाए उसे भयानक खुजली होने लगी। अरे अरे अम्मा, मर गई रे, ये क्या हो रहा है? हर जगह बहुत खुजली हो रही है। मर गई रे, मर गई। सोनम ने देखा कि बूढ़ी औरत जिसे उसने 100 का नोट दिया था दूर खड़ी मुस्कुरा रही है। सोनम समझ गई कि जादुई छोले उसी बूढ़ी अम्मा का चमत्कार है। बूढ़ी औरत पिंकी के पास गई और उससे बोली, क्या अब भी तुम कभी
दूसरों के सामान में कोई उल्टी सीधी चीज तो नहीं मिलाओगी। अगर तुम वादा करो तो मैं तुम्हारी खुजली ठीक कर दूं। हाँ हाँ हाँ, मेरी खुजली जल्दी से ठीक करो। मैं वादा करती हूँ, आगे से कोई शरारत नहीं करूंगी। औरत पिंकी को ठीक कर देती है और गायब हो जाती है।